हेलो। मैं इंजीनियर आलोक कुमार। आज मैं बात करूंगा ट्रेन प्राइवेटाइजेशन और हमारी कंपनियां जो प्राइवेट हो रही है उसके बारे में। पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन चलना था दिल्ली से बिहार, पहुंच गई दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से ट्रेन चलना था सूरत से बिहार, पहुंच गई सूरत से अम्बाला। ये देश में पहला अलौकिक अभी देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार, तत्कालीन सरकार, इसको मोदी सरकार है, इसे भी मिल रहा है कि ट्रेन चलना है दिल्ली से बिहार, पहुंच जा रही है कहीं और जो ट्रेन 24 घंटे में पहुंचना था उसको पहुंचाया जा रहा है सीधा सीधा 42 घंटे, 98 घंटे, मतलब एक दिन की जगह पर 5 दिन का टाइम एक ट्रेन को आने में लग रहा है। यही नहीं, पहली बार ये भी सुने होंगे कि ट्रेन में जो सवारी है उसे प्रवासी मजदूर लोग बोलेंगे, लेकिन उससे हम प्रवासी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। और एक जगह से, यहाँ से हम बिहार जाएंगे तो हम प्रवासी हो गए हैं, सोचने वाली बात है। यहाँ से दिल्ली चल गए तो प्रवासी हो गए हैं। वो प्रवासी मजदूर तो है नहीं, प्रवासी हम उसको नहीं बोलेंगे, हाँ उनको मजदूर ज़रूर बोलेंगे। तो जो लोग सवार है ट्रेन में, पहली बार ये भी सुने होंगे कि ट्रेन में मौत हो जा रही है। और यही नहीं, एक न्यूज़पेपर में छपा है, उसके अनुसार 80 लोग अभी तक ट्रेन में मर गए हैं। मतलब वहाँ ट्रेन में सवार हुए थे घर जाने के लिए, लेकिन उनके घर उनकी डेथ बॉडी पहुँच रही है, वो भी नहीं पहुँच रही, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जा रहा है। ये है हमारे देश की अभी की स्थिति। ट्रेन बहुत मुश्किल से चला है हमारे देश में। बहुत लोग तो पैदल पैदल आ रहे थे, पैदल पैदल दम तोड़ दिए हैं। ट्रेन उन पर चढ़ गई, सब ट्रेन पर चढ़ते ना, ट्रेन ऊपर चढ़ गई, बहुत जगह ट्रेन ऊपर चढ़ गई, वो मर गए। कारण कुछ भी हो, मैं तो यही बोलूँगा कि कारण कुछ भी हो, लेकिन इसके जिम्मेदार हमारी सरकार ही है। पीएम केयर फंड में अरबों रुपया देने का मतलब ये नहीं था कि आप मजदूरों को जहाँ मरने के लिए छोड़ दें। और पीएम केयर फंड तो आरटीआई के दायरे से बाहर है, उसको सरकारी नहीं, सरकार खुद बोले कि वो सरकारी नहीं, मतलब वो प्राइवेट है। जो हम लोग पैसे दिए उसमें, मतलब भारत की जनता जो उसमें पैसा दी वो प्राइवेट है। और वो प्राइवेट उस पर भारतीय जनता का ही अधिकार नहीं। कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो आरटीआई के बाहर है, हम उस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अभी बात करें तो पूरी देश में प्राइवेटाइजेशन की होड़ मची है, हर चीज़ को बेचा जा रहा है। और बेचने से नफ़ा या नुकसान आप खुद ही सोच सकते हैं। प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए, आपके लिए काम करता है या अपने लिए काम करता है। अगर यही है कि प्राइवेट से ही हमारा भला था तो राजा रजवाड़ा युग को हम लोग हटा के लोकतंत्र और समावेशी राज क्यों बनाए, भारतीय गणराज्य क्यों बनाए? उतना मेहनत हर चीज़ को खरीद के भारतीय गणराज्य में और सार्वजनिक संपत्ति क्यों घोषित किया? लेकिन आज उल्टा हो रहा है। मैं कल परसों का एक ये भी रिपोर्ट है, अमेरिका में एक अश्वेत की मौत पुलिस कस्टडी में होती है और पूरा अमेरिका उबाल आ जाता है। यहाँ तक वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रंप को छिपना पड़ जाता है। वहाँ की पुलिस है जो अपनी गलती मानती है और सबके सामने नतमस्तक होती है, तो फिर भीड़ काबू में होती है। और एक हमारा भारत है, यहाँ तो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते। यहाँ आप आवाज़ उठाएंगे आपको डिटेन कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ कि हमारे देश में किस तरह प्राइवेटाइजेशन की होड़ मची हुई है और ये प्राइवेटाइजेशन से किसको फ़ायदा होने जा रही है। हमें तो नहीं लगता है कि इससे आम जनों को फ़ायदा हो रहा है, गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। गरीबों को तो मैं छोड़ दूँ, मध्यम वर्ग और हाई किसी को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। अगर कंपनियां रहेगी नहीं, जो चीज़ें सरकारी होगी नहीं, तो नौकरियां ख़त्म, सरकारी नौकरियां ख़त्म। प्राइवेट की बात हुई, प्राइवेट में पैसा क्या मिलता है आपको भी पता है, काम ज़्यादा और पैसा कम। पैसा कम नहीं, बहुत ही कम। वहाँ तो रोज़गार भी आपको नहीं मिलेगा, वहाँ तो रोज़गार भी जातियाँ देख के मिलता है। अब कोई भी बड़े बड़े कंपनियाँ आप चल जाइए, वहाँ बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए कौन जाति के लोग हैं आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि प्राइवेटाइजेशन हमारी कंपनियां कितनी थी, कौन सरकार ने कितनी शासन किया और कितने कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को लगाया, कितने सरकारी कंपनियों को बेचा। सबसे पहले बात करते हैं 1947, जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको आज बहुत सारा गालियाँ मिलता है। गालियाँ का बहुत तरह ट्रेंड है, उनके बारे में बहुत अश्लील भी फैलाया गया है कि ये है वो है, उस सब पर मैं बात नहीं करूँगा। खैर कुछ भी रहे होंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने 33 सरकारी कंपनियां लगाई
एक भी सरकारी कंपनियां को नहीं बेचा। बेचेंगे कहाँ, उस समय तो हमारी कंपनियां थे ही नहीं हमारे देश में, सब प्राइवेट थे। उसको राजा रजवाड़ों के हाथ से खींच कर इन्होंने कंपनियां लगाने का काम किया, खरीद कर। उनकी शासन थी 16 वर्ष 286 दिन। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे देश में आए लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ईमानदार इनको कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का बात ही आता है। इन्होंने 5 सरकारी कंपनियां लगाया, एक भी नहीं बेचा, 0 बेचा, और इनका शासनकाल था मात्र 1 वर्ष 216 दिन। इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी गौर देने वाली बात है, इन्होंने 66 सरकारी कंपनियों को लगाया और बेचा एक भी नहीं, यानी 0। इनका शासनकाल था 15 वर्ष 350 दिन। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आते हैं, इन्होंने 9 सरकारी कंपनियों को लगाया, बेचा एक भी नहीं, और इनका शासनकाल था 2 साल 116 दिन। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी। इन्होंने 16 सरकारी कंपनियों को लगाया, बेचा एक भी नहीं, और इनका शासनकाल था 5 साल 32 दिन। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने 2 सरकारी कंपनियों को लगाया और बेचा एक भी नहीं। इनका शासनकाल था मात्र 343 दिन। इसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने 40 सरकारी कंपनियों को लगाया। पीवी नरसिम्हा राव 14 सरकारी कंपनियों को लगाया, बेचा एक भी नहीं, और इनका शासनकाल था 4 साल 330 दिन। इसके बाद आते हैं एच.डी. देवगौड़ा और उनके साथ शायद उस समय सरकार, एक ही सरकार 2 पीएम को दिया। उसके साथ आते हैं इंदर कुमार गुजराल। 3 सरकारी कंपनियों को लगाया, बेचा एक भी नहीं। इनका शासनकाल था 1 साल 290 दिन। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब पहली बार हमें लग रहा है कि पहली बार बीजेपी सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उन्होंने 17 सरकारी कंपनियों को लगाया और बेचा 17 लगाया, 7 बेच दिया। इनका कार्यकाल था 6 साल 80 दिन का। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह। मतलब 2014 के पहले के बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह का मतलब कि 2014 के पहले वाला कार्यकाल का हम बात कर रहे हैं। उसने 23 सरकारी कंपनियों को लगाया, बेचा 3 और इनका कुल शासन था 10 वर्ष 2 दिन। उसके बाद आते हैं मोदी। 2014 के बाद इन्होंने एक भी सरकारी कंपनियों को नहीं लगाया, बेच दिया है अभी तक 23। अभी तक 6 साल 2 दिन के शासनकाल में 23 सरकारी कंपनियों को बेच चुका है। अब बात आते हैं कि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि चीज़ों को बेचने का, मतलब कि सरकारी कंपनियों को बेचने का, देश को बेचने का एजेंडा कांग्रेस का था। तो हम बात करते हैं कि अगर एजेंडा कांग्रेस का था तो ऊपर से हम हमेशा कांग्रेस की सरकार देखते रह रहे हैं। बीच में एक बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उनको भी जल्दी हटना पड़ा था। ऊपर से जितना भी हम लाइन में डिफाइन करते आए वो कांग्रेस की सरकार थी। यही लोग बोलते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो आप सरकारी कंपनियों को डाटा ही देख लीजिए, वो 70 साल का ही है पूरा, आप जोड़ेंगे ना। तो मेन सरकार जिन्होंने क्या किया, आरटीआई का रिपोर्ट है, मैं कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा, ये आरटीआई का रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है। तो जो ऊपर से कंपनियां लगाए जा रहे थे, देश में सरकारी चीज़ों को लाया जा रहा था, है ना, तो उस पर बात किया जा रहा था। तो 70 साल में क्या किया उसका भी जवाब आपको मिल रहा होगा। और यही नहीं, अगर बहुत लोग का आरोप है कि कांग्रेस ने ही प्राइवेट का काम जारी किया, प्राइवेट करना चालू किया, तो मेरा ये बात है कि अगर कांग्रेस ने ही प्राइवेट लाया, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन को लाया, तो आप बताएं कि मनमोहन सिंह की सरकार जो 10 साल 2 दिन का सरकार रही, 23 सरकारी कंपनियों को लगाई और 3 बेची। और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 17 सरकारी कंपनियों को लगाया, 7 बेचा। उन्होंने भी 7 बेचा, 17 लगाया, 7 बेचा, मतलब एवरेज, मतलब 10 मात्र उन्होंने लगाया। और मनमोहन सिंह का बात करें, 23 लगाया, 3 बेचा। उसके पहले सब कांग्रेस का ही डिटेल मैंने आपने। अब मोदी के देख लीजिए तो लगाए साहब एक भी नहीं है, लेकिन 23 बेच चुके हैं 6 साल 2 दिन में। तो आप यही बताएं कि प्राइवेटाइजेशन कौन कर रहा है। हम तो नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस कर रहा है या कांग्रेस की नीति रही होगी, नीति रही या न रही, लेकिन आंकड़ा तो पूरा देखने को मिल रहा है हमारा अभी मोदी सरकार यानी तत्कालीन सरकार में। और
जब कंपनियां रहेगी नहीं, सरकारी चीज़ें रहेगी नहीं, तो नौकरी कहाँ से, और नौकरियां नहीं रहेगी, सब चीज़ राजे रजवाड़ा के कब्जा में चला जाएगा, मतलब हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये सार्वजनिक चीज़ें, इस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। जैसे कि पहले ट्रेन थी, प्लेटफॉर्म पर बैठते थे तब बोलता था भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, स्वस्थ साफ रखने में आप हमें सहयोग दें। लेकिन अब थोड़ी बोलेगा कि भारतीय रेल आपकी संपत्ति, भारतीय रेल तो अडानी अंबानी की संपत्ति हो गई। इसी तरह हर चीज़ को बेच दिया जाएगा, आपके हक अधिकार में कुछ नहीं रहेगा। कल आपको रोड पर चलने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, पैदल चलने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं तेजस ट्रेन चला, उसमें एरोप्लेन के बराबर टिकट थे, घुसने के पहले टिकट चेक किया जाता था, उसमें कितने लोगों कर्मचारियों को रखा गया जॉब पर, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ और सबको रखा गया, बहुत कम पैसे पर रखा गया। उन लोगों का आरोप था कि हमको पैसा कम दिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है। तो आप सोच लीजिए हमारा देश किधर जा रहा है। हाँ, आप हिंदू मुस्लिम के एजेंडा में लगे रहिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना, हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते आपका राष्ट्र एकदम धरातल पर चला गया है। खोखला बोलते हैं ना, खोखला। अब जिस देश में सरकार के पास ही कुछ नहीं है वो खोखला ही तो बोलेंगे ना उसको। जिस देश में सरकार के पास कुछ नहीं है उसको खोखला बोलेंगे। अब यहाँ तक प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था हमारे देश में, मतलब कि जो लोग डोनेशन देते थे प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता, सरकार खर्चा करी तो की, नहीं तो अगले आने वाली सरकार पर उसकी हक होती थी। जैसे अभी मोदी सरकार है, कल किसी और की सरकार बनती तो प्रधानमंत्री राहत कोष पर उसकी हक होती। लेकिन आज क्या किया गया, प्रधानमंत्री राहत कोष के होते हुए उसमें डोनेशन ना मांगकर भीख के रूप में पीएम केयर फंड बनाया गया, उस नए अकाउंट में पैसा को लाया गया। और पीएम केयर फंड इतना तेज़ी से वायरल किया गया पूरे देश में, हर एजेंसी के द्वारा, हर प्लेटफॉर्म के द्वारा, वहाँ ही करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, कई अरब रुपया उसमें डाला गया होगा अभी तक पीएम केयर फंड में। और उसका न कोई आरटीआई का जवाब है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना रुपया खर्चा किए, कहाँ किस पर कितना रुपया खर्चा किया गया, कोई जवाब नहीं है। उतना रुपया होते हुए भी हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं। अभी 2-3 महीने के लॉकडाउन में, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास दुनिया भर के अनाज है, ऊपर भी भूखे मर रहे हैं। लोग पैदल चल रहे हैं। 1947 में हम चले गए, देश आज़ाद हुआ तो उस समय की ऐसी स्थिति थी कि लोग पैदल चल रहे थे, मर रहे थे। उस समय यहाँ ये स्थिति दिखने को मिल रहा है। ट्रेन में चल रहा है तो ट्रेन आना है बिहार तो पहुँच जा रहा है पश्चिम बंगाल, आना है बिहार तो पहुँच रहा है अम्बाला, आना है बिहार तो पहुँच, क्या यार देश में। अभी कभी सुने हो कि ट्रेन अपना पथ भटक जाता है? ये तो बड़ा बड़का बात है, विकराल रूप है। चलिए, हमारी वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ कि मनमोहन सिंह पर अगर आरोप आप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की नींव डाली थी, तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर उन्होंने नींव डाली थी, थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं, तो उन्होंने, मनमोहन सिंह ने 23 सरकारी कंपनियों को लगाया, 3 बेचा 10 साल 2 दिन में। मोदी जी ने एक भी सरकारी कंपनियों को नहीं लगाया, 23 बेच दिया 6 साल 2 दिन में। और कुछ लोग को ये भी कहना है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से हमारा देश सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक से चलेगा। अरे बाबा, प्राइवेट स्कूल के देखे हो ना, ज़्यादा दूर नहीं देखते हो तो प्राइवेट स्कूल के देखे होगे, कितना सुदृढ़ चला रहा है, किसको एडमिशन देता है और कैसे पैसा लेता है, देखते ही होंगे बड़े बड़े स्कूल में। उतना तो हमारी औकात ही नहीं होगी कि डीएवी पब्लिक स्कूल में हम पढ़ा लें बच्चों को। न हमारी कमाई नहीं उतनी है ना कि एक महीना में 40,000 रुपया भर दें। एक इंटर कोर्स करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए प्राइवेट स्कूल में। गुजरात जाकर देखिए, जहाँ की सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिया गया है, एक इंटर करने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए, मतलब इंटर तक आप नहीं कर सकेंगे। और ये एजेंडा बहुत विकराल बनने वाली, जानबूझ को ऐसे आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप पढ़े कैसे, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएं, आप हक अधिकार को नहीं उठाएं। खैर, मैं बोलूँगा जय हिंद, जय भारत।